नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। आज हमारे साथ होंगे एक ऐसे ऑफिसर जो आपकी और हमारी आमदनी, कमाई या फिर कहा जाए इनकम पर पैनी नजर रखते हैं। जी हां, आज हमारे साथ होंगे आयकर आयुक्त पवन कुमार पावन। बहुत से पहलुओं को समेटे हैं अपने अंदर। एक कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं और नायाब चित्रकार भी। जी हाँ, बहुत सी हकीकतें आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दूसरा पहलू की और देखते हैं कि क्या क्या है पवन कुमार पावन की जिंदगी के अनछुए पहलू। सरल स्वभाव, गंभीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना एक कुशल प्रशासक की विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं को अपने में समेटे हैं आयकर आयुक्त ऑडिट पवन कुमार पावन। बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं ये। पवन कुमार पावन एक कुशल अधिकारी होने के साथ साथ बेहतर चित्रकार, कवि, शायर और सफल लेखक भी हैं। इसके अलावा और क्या है इनकी जिंदगी से जुड़े दूसरे पहलू, आइए देखते हैं। पवन कुमार पावन का जन्म 19 जून 1956 को इनके ननिहाल जयपुर जिले के सांभर कस्बे में हुआ। पिता मोहनलाल शर्मा और माता शांति देवी दोनों ही अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसका असर पवन कुमार पर भी पड़ा और ये शुरू से ही एक मेधावी छात्र रहे। प्रारंभिक शिक्षा सांभर में लेने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई अजमेर में पूरी की। माता और पिता की शुरू से ही इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर IAS अफसर बने। विज्ञान में स्नातक होने के बावजूद इन्होंने PMT की तैयारी नहीं की, बल्कि केमिस्ट्री में MSc की। डिग्री राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू में कुछ वर्षों तक ये अध्यापन से जुड़े और राजकीय महाविद्यालय सांभर और कोटा में प्राध्यापक के रूप में काम किया। इसके बाद 1979 में इनका चयन RAS में हो गया। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पवन कुमार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की और 1981 में IRS की परीक्षा में सफलता हासिल की। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इनकी पहली नियुक्ति 24 अक्टूबर 1983 को इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में बड़ौदा में हुई। विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले छात्र ने इस तरह कॉमर्स के क्षेत्र में भी महारत हासिल करके यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मन में ठान ले तो इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। साल 1983 पवन कुमार के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया। अक्टूबर में जहां आयकर विभाग में ये ऑफिसर बने, वहीं 1 माह बाद ही नवंबर में सामाजिक रीति रिवाज के तहत श्रीमती कृष्णा देवी के साथ विवाह सूत्र में बंध गई। एक सफल अधिकारी की भूमिका के साथ साथ पवन कुमार ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। आज कृष्णा देवी जहां एक सफल गृहिणी की भूमिका निभा रही हैं, वहीं इनकी बेटी प्रियंका MBA कर चुकी है और बेटा दिव्य शर्मा तमिलनाडु में BTech की पढ़ाई पूरी कर रहा है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पवन कुमार पावन की कुछ खूबियों और उनके शौक के बारे में आपको रूबरू कराने के लिए हम चल पड़े पवन कुमार पावन से मिलने उनके निवास स्थान आयकर कॉलोनी मालवीय नगर की ओर। जब हम पवन कुमार से रूबरू हुए तो इनकी सादगी को देखकर उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। बेहद सरल स्वभाव और गंभीर व्यक्तित्व के धनी। जी हाँ, यही है राजस्थान के आयकर आयुक्त ऑडिट पवन कुमार पावन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रभावित पवन कुमार पावन इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं। यही वजह है कि इनकी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी की झलक साफ नजर आती है। घर में हर चीज करीने से रखी हुई, इस बात का सबूत है कि इस घर में रहने वाला शख्स कोई अधिकारी हो न हो, लेकिन एक कलाकार जरूर है। इसे पवन कुमार पावन का टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाएगा कि इन्होंने अपने समय को इस तरह व्यवस्थित कर रखा है कि इनका एक भी शौक न तो इनके कार्य में बाधा बनता है और न ही दफ्तर का काम इनकी किसी फनकारी के आड़े आता है। यानी सभी काम एक साथ, मगर फिर भी पूरी तरह से व्यवस्थित। हर रोज सुबह 6 बजे उठने के बाद इनका पहला काम होता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। 1 घंटे तक खुली हवा में घूमने के बाद प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज करना ये कभी नहीं भूलते। सुबह के 2 घंटे ही इन्हें दिन भर
चुस्त दुरुस्त करने के लिए एनर्जी देते हैं। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भज्यम स्वराज्यम स्वराज्यम ईश्वर में गहरी आस्था है तो नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते हैं। पवन कुमार पावन के पिता मोतीलाल अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे। अपने पिता से विरासत में मिले हैं इन्हें चित्रकारी के गुण। पवन कुमार को जब भी वक्त मिलता है तो ये चित्रकारी के शौक में इतने खो जाते हैं कि मन की भावनाएं जब तक कैनवास पर नहीं उतर आती इन्हें चैन नहीं मिलता। सबसे पहले इन्होंने नाथद्वारा शैली की एक पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग का यह शौक वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन 1987-1988 के बाद इन्हें चित्रकारी में महारत हासिल होने लगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनकी कृतियों में भी आध्यात्मिकता साफ नजर आती है। निराकार ईश्वर के उपासक पवन कुमार अपनी पेंटिंग्स में ओम को जरूर प्राथमिकता देते हैं। ओम की पेंटिंग इन्होंने अपने घर में तो लगा ही रखी है, साथ ही अपने ऑफिस में भी ओम और स्वास्तिक की पेंटिंग्स लगा रखी है। पावन साहब शायर भी हैं, कवि भी हैं और बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की बनाती हैं। इस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बचपन से ये सब कुछ कर रहे हैं और इतना वक्त कैसे निकाल पाते हैं ये इन सब कामों के लिए। जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी खूबियाँ समेटे हुए हैं आप अपने अंदर और हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो ये पेंटिंग बनाने का शौक जो है ये कब से शुरू हुआ, कब से मतलब जो है शुरू किया बनाना? वैसे तो मेरे पिताजी जो हैं वो ड्राइंग के स्टूडेंट थे, तो वो बहुत अच्छी बनाया करते थे पेंटिंग्स वगैरह। वो हमारे यहाँ जब भी आर्ट का कोई काम हुआ करता था तो वो ही उसको किया करते थे। जैसे मकान के ऊपर नाम लिखने से लेकर के मकान की डिज़ाइन वगैरह और उसमें जो भी कुछ बाहर से एलिवेशन का काम करना होता तो वही किया करते थे। तो उनसे मैंने ये सीखा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो मेरी जो खूबी है, जिस प्रकार की पेंटिंग्स मैं बनाता हूँ, वो मैंने सबसे पहले जो है काम करना 87 और 88 में चालू किया जब मैं अहमदाबाद नियुक्त था तब। तो क्या बाकायदा इसकी जो है आपने ट्रेनिंग ली थी, कोई आपके उस्ताद रहे, किसी से सीखा या ये जो है कुदरती चीज़ है जो आपने जो है बनाना शुरू कर दिया? उज्जैन में जब मेरी पदस्थापना हुई तो मुझे जो मेरे पहले टीचर हैं वो मिले, जो वहाँ ड्राइंग के जो है प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मेरे को सिखाया। वो जनाब जो मकबूल फिदा हुसैन साहब के साथ में पेंटिंग सीखे हुए थे, इंदौर में दोनों साथ साथ पढ़े हुए थे। वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो आपके उस्ताद रहे? वो कहा जाए तो मेरे एकमात्र जो उस्ताद वही हैं। उन्होंने भी मुझे केवल 6 महीने ये काम सिखाया और उनके सिखाने के बाद मैंने जो ड्राइंग रूम में मेरी पेंटिंग लगी हुई है नाथद्वारा शैली की, सबसे पहले वो पेंटिंग ही मैंने बनाई और वो उसको देख करके बड़े खुश हुए कि तुमने पहली पेंटिंग इतनी सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। आपकी जो पेंटिंग्स है उनमें एक खास बात ज़रूर मिलती है कि वहाँ पर शेर व शायरी ज़रूर मिलती है। पेंटिंग्स के हिसाब से जो है आप उसके ऊपर शेर लिखते हैं, वो भी उर्दू का। जी, मैंने देखा कि बहुत सारी पेंटिंग्स आपकी राधा कृष्ण की है और जितनी भी हैं, तो ये क्या वजह है? मतलब ये एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, अक्सर ऐसा नहीं होता और जो कलाकार हैं वो ऐसा नहीं करते। आप क्यों ऐसा करते हैं? तो मेरा जो उर्दू शायरी का शौक़ है वो मैं यहाँ पर डालता हूँ। जैसे मैं लक्ष्मी के लिए अगर लिखूँगा तो एक शेर है कि फ़न की देवी को मुस्कुराते देखा, एक नई बुलंदी से बुलाते देखा, पहुँचा जब फनकार किसी चोटी पे तो एक नया जीना ऊपर को जाते देखा। तो उसको मैं चेंज करता हूँ, या तो वो लिख दूँगा तो वो सरस्वती के ऊपर लिख दूँगा कि फ़न की देवी को मुस्कुराते देखा। तो मैंने जो सरस्वती की पेंटिंग बनाई है उस पर ये लिखा है। ये बताइए बचपन जो है वो कैसे बीता आपका और बचपन का जो है वो रुझान क्या था? अभी आध्यात्मिक हैं आप जी। बचपन में भी आध्यात्मिक थे, उसी प्रवृत्ति के थे, शांत स्वभाव के थे या फिर शरारती, या फिर किस तरह का जो है बीता आपका बचपन, जरा वो भी बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं गुजरा। मैं पहले मेरे 5-6 साल तो मेरे पिताजी के साथ रहा, लेकिन उसके पश्चात हमें अगले 5-6 साल अलग रहना पड़ा। तो मैं मेरे नाना के यहाँ रहा। तो उस समय जो है प्रश्न ये उठता था कि भाई आपकी माँ क्यों छोड़ करके आपके पिताजी को आ गई। वो कोई गलतफहमी के कारण से था, लेकिन मेरे नाना जो है वो बड़े दृढ़ थे इस मामले में। तो जब तक मेरे पिताजी वापस आकर के माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने उनको भेजा नहीं। तो वो 5 साल मेरे ऐसे गुजरे जिसमें मुझे अपने आप को सिद्ध करना पड़ता था कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ। तो वो मेरे फादर को अट्रैक्ट करता था। मेरे कारण से मेरे फादर वापस आए क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि वो गांव में वेस्ट हो जाएगा, इतना इंटेलिजेंट है, तो लेने के लिए आए मेरे को। तो उसके साथ में वापस हम लोगों की यूनियन होगी, रीयूनियन होगी। उसके बाद से मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजरा। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं आयकर आयुक्त पवन कुमार पावन। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। ये ब्रेक बहुत जल्द हाजिर होता है।
पिछले 3 सालों में 4 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिला रोजगार। भारत के 619 जिलों को पहुंचा लाभ। कम हुआ मजदूरों का पलायन। महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तिकरण और जिससे मिला ग्रामीणों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। 100 दिनों की रोजगार गारंटी है, खुशियों की गारंटी। ये हम नहीं, जमाना कहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर सीमेंट जंग-रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग-रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग-रोधक सीमेंट। ये दवाई टाइम से ले लेना, ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इतनी दवाओं के लिए पैसे? अरे मैंने तुम्हें वही दवाइयाँ लिखी हैं जो जन औषधि स्टोर पे कम दामों में और आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन ये कम दाम की दवा असर तो करेगी ना? अरे दाम कम है लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। आइए हम सब डॉक्टर्स मिलकर जन औषधि को बढ़ावा दें, जिससे सभी को मिले स्वस्थ जीवन। हमारे स्कूल के अध्यापकों का जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का हम लोग को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मानना पड़ेगा किसी भगवान से भी बढ़कर हैं वो लोग। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सफेद कफन के जगह पे एक तिरंगा ओढ़ना चाहती हूँ, इसलिए देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खबरों के बीच ऐसी खबरें जो गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, बुलंदियों पर पहुंचना सिखाती हैं। खूबसूरत वादियाँ, हरी भरी धरती, नीला आसमान, बहती नदियाँ, गहरा सागर, झूमता गुनगुनाता झरना। पर क्या ये सुहाना नजारा हमेशा देखने को मिलेगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगी? जरा सोचिए, इन्हें बचाइए। जुड़िए मिशन सेव अर्थ से। हम लाएंगे अर्थ रिपोर्ट्स दुनिया भर से। हर रविवार दोपहर 12:30 बजे देखिए प्रोग्राम सेव अर्थ ईटीवी राजस्थान पर। हमारे स्कूल के अध्यापकों का जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का हम लोग को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मानना पड़ेगा किसी भगवान से भी बढ़कर हैं वो लोग। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सफेद कफन के जगह पे एक तिरंगा ओढ़ना चाहती हूँ, इसलिए देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खबरों के बीच ऐसी खबरें जो गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, बुलंदियों पर पहुंचना सिखाती हैं। क्या हुआ था इस जगह? कहाँ गए यहाँ पर बसने वाले? और वो कौन सी ऐसी भूल थी जिसकी वजह से आज यहाँ पसरा पड़ा है मौत का सन्नाटा? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं आयकर आयुक्त पवन कुमार पावन। बेहतरीन शायर भी हैं, ये कवि भी हैं और नायाब चित्रकार भी। आइए देखते हैं कि कैसे वक्त निकाल पाते हैं इन तमाम कामों के लिए। पवन कुमार पावन को हरियाली या फिर कहा जाए प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा ही आकर्षित करता रहा है। यही वजह रही कि इन्होंने छात्र जीवन के दौरान ही बागवानी सीख ली थी। अपने घर और कॉलोनी के बाग बगीचों की देखभाल करने में इन्हें आज भी आत्मिक सुकून मिलता है। ऑफिस से शाम को घर आने के बाद अपने आंगन में लगे पौधों की सार संभाल करना ये कभी नहीं भूलती। बागवानी के शौक में इन्होंने अपने बाग में बिना बीज वाला नींबू, पपीता, बैंगन और लौकी और कई सब्जियों की पौध लगा रखी है। खरपतवार और खुरपी से जमीन को कुदेरना इनका रोज का काम है। ये सब इन्हें तनाव मुक्त रखने का भी काम करता है। एक और शौक है इन्हें और वो है खाना बनाने का। जी हाँ, पवन कुमार साहब आज भी रसोई में जाकर मनपसंद पकवान बनाना नहीं भूलते।
एक और दिलचस्प बात, इन्होंने अपनी बेटी को भी दाल चपाती बनाना सिखाया है। जी हाँ, जो काम अक्सर माँ अपनी बेटियों को सिखाती है, वही हुनर एक पिता ने दिए हैं अपनी पुत्री को। पवन कुमार पावन साहब यूँ तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आपकी और हमारी जो भी इनकम होती है उस पर इनका पूरा ध्यान रहता है, पूरी बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन इन्हें खाना बनाने का भी शौक है और जब भी वक्त मिलता है ये रसोई आना नहीं भूलते और यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाना नहीं भूलते। जी, आपको शौक है खाना बनाने का? जी हाँ, शौक है, पर शुरुआत जो मैंने खाना बनाने की करी वो आवश्यकता के कारण से करी, क्योंकि उस समय खाना बनाना मेरे लिए बहुत उपयोगी रहता था और मैं अपने आप खाना बना लिया करता था, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी और मैं प्राध्यापक था समर लेक में और कोटा में, तो स्वयं को खाना बनाना पड़ता था। पर मेरी माँ ने हमें शुरू से ही बचपन से ही खाना बनाना सिखा दिया था। कौन कौन से वो व्यंजन है जिनमें आपको महारत है या जिनको आप बहुत लजीज बना सकते हैं? जी, मैं एक्चुअली उस समय व्यंजनों में मैं हलवा बनाया करता था और उसमें गोंद के लड्डू और मेथी के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरी नानी जो है हमेशा मुझे खिलाया करती थी, तो गोंद के लड्डू मैंने बनाना सीखा, दाल का हलवा मैंने बनाना सीखा और मेथी के लड्डू मैंने बनाने सीखे। फिर उसके बाद में हमारे जो सहयोगी हुआ करते थे, साथ जो काम किया करते थे, वो पराठे खाने के बड़े शौकीन हुआ करते थे। मैं सबसे बढ़िया जो है दाल बनाया करता था, तो मैं अक्सर दाल बनाने के लिए बुलाया जाया करता था। अच्छा। चूरमा बाटी भी मैं बना लिया करता था, तो चूरमा बाटी बनाने के लिए बुलाया जाता था। कौन कौन से वो व्यंजन है, कौन कौन सी वो डिशेज हैं जिनको आप खाना पसंद करते हैं या अक्सर जो है वो खाते हैं, और क्या प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी कभी इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं लेता, लेकिन क्योंकि आवश्यकता के अनुसार अंडे की जरूरत पड़ती थी और मेरे दोस्त काफ़ी जो है वो मुर्गी खाना चलाते थे, उनके फादर वगैरह अजमेर में रहा करता था। मेरी ईशा में 3rd नंबर था मुर्गी और पोल्ट्री के बिजनेस में, तो उनके साथ रह करके मैंने अंडे खाना शुरू से ही सीख लिया। अंडा जरूर खाते हैं? ऑमलेट, मैं अंडे खाने का शौकीन हूँ और सर्दी में तो रोज तकरीबन हर दिन ही आमलेट बनती है हमारे यहाँ पर, आमलेट हम खाते हैं। जी जी। अंडा दूध में मिला करके भी मैं पीता हूँ, अंडा मैं कच्चा भी खा सकता हूँ। यानी अगर कभी आप इन्हें दावत पे बुलाएं तो याद रखिएगा दाल रोटी तो जरूर खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंडा करी, ऑमलेट और ये सब चीजें जो है जरूर इनके लिए जरूर बनाइएगा। ये तो जरूर बना करके खिला सकता हूँ, अच्छा बना के खिला सकता हूँ। घरेलू इंसान के रूप में पवन कुमार पावन अपने बेटे और बेटी के इतने ज्यादा चहेते हैं कि चाहे दफ्तर की जितनी भी व्यस्तताएं हों, लेकिन घर आने के बाद ये परिवार के ही होकर रह जाते हैं और दफ्तर की कोई भी टेंशन परिवार के सामने जाहिर नहीं होने देते। सभी को बहुत लाड प्यार करते हैं और सभी की इच्छाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि परिवार के सभी सदस्य इन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं। He balances his personal and professional life very well. हम लोग को कभी नहीं लगा कि हमें टाइम नहीं दे रहे हैं हमारे पेरेंट्स, या हमें कुछ बात करनी है and they are not available. So I think that is very important at this point of time. कभी कभी गुस्सा भी आता है, ऐसे तो बहुत शांत स्वभाव है, पर कभी कभी तो होता ही है और होना भी चाहिए। अदरवाइज तो आप अंदर सब कुछ दबा के रखेंगे तो वो अंदर आपको ही हार्म करेगा। कभी कभी आता है गुस्सा भी, वो आता है लेकिन दूध के उबाल के जैसे आया और उसके बाद भूल गए। मैं फिर भी याद रखती हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं। उनके डैड जब थे वो 19 ईयर्स ओल्ड थे तब वो एक्सपायर हो गए थे। सबसे मोटिवेशनल बात मुझे उनके बारे में ये लगती है। तो वहाँ से लेके अपने आप खुद को पढ़ाते हुए एंड सारा कुछ करते हुए इतना कुछ अचीव किया, तो सबसे अच्छी बात उनकी लाइफ के बारे में मुझे वही लगती है। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते ऑफिस में पूरा समय देना, हर कर्मचारी की बात को ध्यान से सुनना और उन्हें उचित निर्देश देना इन्हें बखूबी आता है। इनके साथी अफसर भी इनकी प्रतिभा के कायल हैं और इनकी कलाओं के दीवाने हैं। ये वास्तव में क्रेडिटेबल चीज है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में इतने बिजी हो जाते हैं आप कि वो साथ में अपने पारिवारिक जीवन को देखते हुए इतना समय निकाले आप। और ये क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि जब तक आपका वो माइंड सेट ना हो और उतना टाइम आपको नहीं मिले, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट क्रेडिट गोज टू पवन शर्मा, ही मेड जस्टिस विद ऑल द थिंग्स टुगेदर। पवन कुमार पावन स्कूल और कॉलेज के दौरान अच्छे खिलाड़ी भी रहे। स्कूली जीवन में ये टेबल टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी थे। आज भी अपने बेटे के साथ बैडमिंटन खेलना नहीं भूलते। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं आयकर आयुक्त पवन कुमार पावन। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, दूसरा पहलू में भी बहुत कुछ बाकी है। बेटा, दवाई के लिए बस इतने ही पैसे हैं।
ये लो माँ। अरे मैंने तो दवाई के लिए पैसे दिए थे, फिर इतना सारा सामान। माँ, जन औषधि स्टोर पर दवाओं के दाम बाकी दुकानों से बहुत कम है। परेशान नहीं होइए माँ, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये है सरकार का वादा, कीमत कम वही गुणवत्ता। Children are the future of India, and we make the future in Shekhawati Public School with all kinds of facilities. A world-class education, well-equipped infrastructure, preparation for competitive exams, CBSE affiliation, AC hostel facility, post-activity, transport facility, affordable fee structure, admission open. For further details, contact us. भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। प्राचीन भारत के गुरुओं के अमूल्य ज्ञान की धरोहर श्री गुरुजी केसरिया ठंडाई, बादाम, इलायची और काली मिर्च निर्मित पूर्णतः प्राकृतिक ठंडाई, अमृत जैसे स्वाद और उत्तम गुणों से भरपूर श्री गुरुजी केसरिया ठंडाई, ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ इंडिया। ईटीवी पर खबर चलने के बाद प्रशासन की आंख खुली है। ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं इतिहासी रहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लिए। ईटीवी न्यूज। नक्सलियों का कहर दो महंगाई पर तू मैं की। सार्वजनिक को अपोज करना ये देश की हित की बात नहीं। कानून के द्वारा तो रैगिंग बंद नहीं होती। पहले बात करते हैं ट्रेन हादसे की जानकारी के मुताबिक। देश ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी चुनाव में मिलावट ईटीवी न्यूज। क्या हुआ था इस जगह? कहाँ गए यहाँ पर बसने वाले? और वो कौन सी ऐसी भूल थी जिसकी वजह से आज यहाँ पसरा पड़ा है मौत का सन्नाटा? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ है एक ऐसे ऑफिसर जो कवि भी हैं, शायर भी हैं, लेखक भी हैं और पेंटर भी हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आयकर आयुक्त पवन कुमार पावन। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। सुनो किसी पवन कुमार पावन की जिंदगी का एक और पहलू भी है। इनके दिल में बसा है कवि और शायर। जी हाँ, पावन तखल्लुस भी इन्होंने इसीलिए रखा है। पहली कविता इन्होंने सगाई के बाद अपनी फियांसे को लिखी, जो आज भी इन्हें याद है। आशा है तुम शुभ प्रभात सी आओगी मेरे जीवन में, रंग बिरंगी ढेरों खुशियाँ लाओगी मेरे आंगन में, सूनापन मेरे जीवन का दूर करेगा साथ तुम्हारा, झोली मेरी भर पाएगा साथ तुम्हारा प्यार तुम्हारा। इनमें बचपन से ही कुछ न कुछ सीखने की ललक थी। अजमेर में रहते हुए जब इन्होंने कविताएं, गजल और फिल्मी गीत सुने तो इनके अंदर भी शायर और कवि ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। पवन कुमार पावन लंबे वक्त से कविताएं लिख रहे हैं, उर्दू शायरी में भी हाथ आजमा रहे हैं, साहित्य भी लिख रहे हैं। अभी तक इनकी कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। इनमें अंतस का महाभारत, अंदाजे बयां और शायर बेमिसाल शायरी बाकमाल प्रमुख हैं। एक लेखक के रूप में अंतस का महाभारत से इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। पावन साहब की जिंदगी के बहुत से पहलू अभी तक आप जान चुके हैं। अब प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत से पहलू अभी तक आपके हमारे सामने आ चुके हैं। जी। अगर हम उन पहलुओं की बात करें तो वहाँ पर जो है आप एक अधिकारी तो हैं ही, साथ के साथ एक कवि भी हैं, शायर भी हैं, लेखक भी हैं, फिलोसफर भी हैं, थिंकर भी हैं और चित्रकारी भी बखूबी कर लेते हैं। तो आप खुद इन सब में से जो है वो सबसे प्यारा आपका रोल आपको खुद को कौन सा अच्छा लगता है? क्या कहलाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, मैं एक्चुअली लेखक कहलाना पसंद करूँगा क्योंकि वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और लिखने में मुझे बहुत महारत हासिल है, जितना मुझे कहने में महारत हासिल नहीं है। इसलिए लिखने का ही काम मेरा सबसे अजीज़ काम है। और उसके बाद मैं अगर कहूँगा
तो जो मैं चित्रकारी करता हूँ उसके काम में मेरा बहुत मन लगता है, वो मुझे काफ़ी अजीज है। अच्छा ये बताइए साहब, आयकर अधिकारी आप रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रहे राजस्थान के अंदर, तो बहुत सारी जगह आपने छापे मारे जो काली कमाई को इकट्ठा करते हैं, जो गलत तरीके से पैसे को जमा करते हैं, वहाँ पर उन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, छापेमारी की, तो कभी उसका नुकसान उठाना पड़ा हो, कभी धमकियाँ मिली हो आपको, या कभी उसकी वजह से कोई मुश्किल आई हो जीवन में? हाँ जी, केवल एक बार जो है मुझे ज़रूर इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय मैं जबलपुर में नियुक्त था, तो सागर करके एक जगह है वहाँ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सहायक आयकर आयुक्त थे, तो उन्होंने वो मेरे साथ काम करे हुए थे पहले उज्जैन में, तो उनका फ़ोन आया कि साहब एक जूते की दुकान चलाने वाला है जिसके यहाँ सर्वेक्षण की कार्रवाई करी जा सकती है, और उसके यहाँ तकरीबन 20-25 लाख का जो है लेखा में नहीं लिया हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आसानी से वो जो है 25-30 लाख का इनकम जो है आयकर के लिए घोषित कर देगा। तो मैंने उनको रजामंदी दे दी कि आप सर्वेक्षण की कार्रवाई कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ एक इंस्पेक्टर्स जो मेरे पास थे नियुक्त, उनको मैंने भेज दिया। तो उन्होंने सर्वेक्षण की कार्रवाई करी, तो वो आदमी ऐसा था जो कमाई करता था, किसी को उठाने के धंधे से कमाई करता था। तो उसने जो ही ये लोग गए तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास तो कोई लेखा पुस्तकें हैं ही नहीं, तो मैं इसके ऊपर जो है आयकर दे दूँगा, और आयकर नहीं देने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मैंने इसको दिखाया ही नहीं आय में। तो आयकर देने के लिए तो प्रस्तुत हो गया वो, लेकिन उसको जब भी पूछा कि भाई तू आगे क्या करेगा, तो उसने कहा साहब अब तक जो धंधा करता रहा हूँ वही करूँगा, आपके किसी अधिकारी का अपहरण कर लूँगा, आपके किसी अधिकारी के बच्चे का अपहरण कर लूँगा। तो ये चीज़ जो मेरे सहायक आयकर आयुक्त थे उन्होंने जो है मेरे घर पे बता दी कि साहब ऐसा वो कह रहा है, हालांकि उसने कर अदा कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि किसी आयकर अधिकारी से वसूल कर लूँगा। तो घर पे जो मेरी पत्नी है वो थोड़ी सी सहम गई कि ये कहीं हमारे बच्चों को नहीं उठा ले। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या कर दिया, ये तो इसका धंधा ही ऐसा है, कल को अपने बच्चों को उठा ले। तो उस समय तो उस वक्त जो है धमकी मिली थी, उस समय डर तो मुझे तो नहीं लगा, लेकिन घर वाले हमारे डर गए कि कहीं बच्चों को स्कूल से ना उठा ले। तो स्कूल में वो जो है किसी एक इंस्पेक्टर को हमेशा साथ भेजते थे उनके। पॉलिटिकल प्रेशर भी कभी पड़ा, जो काम करने का जो आपका तरीका है या फिर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है पॉलिटिकल कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर रहता है, दबाव ज़रूर रहता है, कभी हुआ ऐसा? जी हाँ, ये होता रहता है, अक्सर होता रहता है जब छापे की कार्रवाई करते हो, खासकर मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो राजनीति अलग तरह की होती है। मध्य प्रदेश में मुझे साइन करना पड़ा एक छापे में, 2 छापे में साइन करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई ऐसा नहीं। पावन साहब की एक और खासियत है कि ये आधुनिकता को अपनाने में संकोच नहीं करते। यही वजह है कि गीत संगीत और फिल्म देखने के पुराने अंदाज को बदलते हुए इन्होंने नए जमाने के म्यूजिक सिस्टम और थिएटर को अपनाया है। टीवी की बजाय घर में प्रोजेक्टर लगा रखा है, जिसकी बड़ी स्क्रीन पर अपनी मनपसंद फिल्में देखते हैं। गाने का शौक है, लिहाजा उसके लिए भी कॉर्डलेस माइक का इंतजाम कर रखा है। जाहिर है जिंदगी को सलीके से जीने का हुनर जानते हैं ये। आयकर विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद हालांकि समाज सेवा से जुड़ने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने आप को समाज सेवा के प्रति समर्पित होने का मानस बना लिया है इन्होंने। दरअसल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पवन कुमार पावन हर लम्हे को बड़ी ही जिंदादिली से जीते हैं और हर पल कुछ नया करने में यकीन रखते हैं। कई हुनर के फूलों को एक साथ पिरोया है, ये कार्य बेमिसाल पावन तेरी दीवानगी में खोया है। जी हाँ, ये दीवानगी किसी और की नहीं बल्कि काम करने की है। मुख्तलिफ अंदाज के काम करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं, वो भी एक साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ। यही वजह है कि कामयाबी हर मोड़ पर इनके कदम चूमती है। बहरहाल यही था इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू। अब यहाँ आपसे विदा लेंगे। कार्यक्रम के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड को बस यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद और वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।